Good morning students, welcome again. Today we will discuss our remaining part of our chapter, that is new kings and kingdoms. Let us start. In our previous video we discussed many things related to our chapter. उसमें हमने कई चीज़ें डिस्कस की. इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर एंड द सेकंड टॉपिक वाज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. सो चलते हैं अगली स्लाइड पर. This is the first slide of this video. यह वीडियो की पहली स्लाइड है. In this slide we will discuss the types of lands in चोल empires. इस वीडियो में हम जो लैंड के टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली किसके रीजन में? चोलों के रीजन में. अब आपको चोलों के रीजन से तुरंत एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि इंडिया के मैप पर चोल कहाँ कहाँ हुआ करते थे, या चोलों ने अपना एम्पायर कहाँ बनाया. तंजौर के बारे में हमने पढ़ा और कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा, तो वो सारा रीजन किससे रिलेटेड था? चोलों से रिलेटेड था. तो चोलों के समय जो लैंड होती थी या उनके अधिकार क्षेत्र में जितनी भी लैंड थी उसके कुछ प्रकार थे. सबसे पहली जो लैंड होती थी, मतलब जो लैंड होती थी, उसको बांटा गया था 5 टाइप्स में. तो पहला जो टाइप्स है वो आपके सामने है, वेलान वगई. वेलान वगई क्या होती थी? वेलान वगई का मतलब हो गया वो सारी लैंड जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट के पास है. यानी कैसे लोगों के पास है? जो कैसे हैं? नॉन ब्राह्मण. और होते क्या है वो? पीजेंट मतलब किसान वर्ग. एक मिनट, पीजेंट. ठीक हो गया, पहला आपका क्लियर हो गया. याद रखना आपको कि पहले टाइप की जो लैंड हुआ करती थी दैट वाज वेलान वगई. सेकंड टाइप ऑफ लैंड वाज ब्रह्मादेया. ये सेकंड जो या दूसरी जो लैंड थी उसको बोला जाता था ब्रह्मादेया. इस लैंड को हम डिस्क्राइब करें तो इन विच काइंड और टाइप वी विल राइट दैट द लैंड परटेनिंग टू ब्राह्मणाज या ब्राह्मणाज. ब्राह्मण वर्ग को जो लैंड गिफ्ट की जाती थी, किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा. हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ब्राह्मण क्या करते थे, किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे. कि जैसे कोई राजा बना तो उसकी याद में या उसकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखेंगे. तो राजा खुश होकर क्या करेगा? इनको लैंड डोनेट करेगा या गिफ्ट करेगा. उसी को बोला जाता था ब्रह्मादेया. थर्ड जो टाइप था वो था साला भोगा या साला भोग. ये क्या हुआ? साला भोग. अब आप इसको आइडिया से लगा सकते हैं. साला मतलब स्कूल. साला को स्कूल बोलते हैं ना. तो लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, यानी स्कूलिंग की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो लैंड होती थी उसको बोला जाता था साला
भोग। 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। अगला था देवदान। देवदान मतलब देव से मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है। और उनके लिए यानी मंदिरों के लिए जो जमीन दी जाती थी उसको बोला जाता था देवदान। अब उसका तमिल में भी नाम है, देखो क्या है, तिरुनाम टुकक्कनी। अजीब सा नाम है, आप इसको लिख लेना। लास्ट जो लैंड थी वो थी पल्लीचंदम। पल्लीचंदम लैंड होती थी जैनों, ये जैन इंस्टीट्यूशन जो होते थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने लास्ट टाइम में कौन सा धर्म अंगीकार किया था, जैन, और अशोक ने किया था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म तो काफ़ी पुराना था। तो जैन धर्म के लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है उनका टेम्पल हो सकता है उनके द्वारा एस्टेब्लिश कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। तो ये जो इंस्टीट्यूशन के लिए जो लैंड दी जाती थी, ग्रांट की जाती थी, डोनेट की जाती थी, उसको बोलते थे पल्लीचंदम। तो एक बार फिर से हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप किसके लिए, नॉन ब्राह्मण पीजेंट। दूसरा ब्राह्मणों के लिए। तीसरा स्कूल। चौथा मंदिर के लिए। पांचवा जैनों के जो इंस्टीट्यूशन थे उनके लिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा जो लैंड्स का टाइप है वो। नाउ अब हम शिफ्ट करते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे फिर वही बात, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पार्ट है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था कि ब्रह्मादेय वाज लुक्ड आफ्टर द सभा। अब आपको इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको पता लग गया ना किसकी ज़मीन है ये, ब्राह्मणों को दी जाती थी। किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा गिफ्ट की जाती थी। और इसकी देखभाल कौन करता था, सभा। अब ये सभा क्या है भाई, इसमें सभा क्या होती थी कि एक असेंबली होती थी, एक सभा होती थी, एक लोगों का समूह होता था। किसका, ब्राह्मणों का। इस सभा में होता कौन था, ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, यानी सभा में वो होते थे जिनको राजा के द्वारा कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की भूमि ग्रांट की गई हो या डोनेट की गई हो, तो वो ही इस सभा के मेंबर होते थे। इनका डिसीजन ही अल्टीमेट होता था, फाइनल होता था। और ये जो सभा थी ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करती थी। कैसे, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करती थी। और दूसरी बात, यदि सभा ने किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया तो वो रिकॉर्ड होते थे, कहाँ, इंस्क्रिप्शन पर। अब इंस्क्रिप्शन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने सीखा है इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन हो सकता है किसी स्टोन पे लिखना, किसी वॉल पे लिखना, किसी टेम्पल पे लिखना, या पिछली हमने उसमें देखा था प्रशस्ति, वो भी एक प्रकार की क्या है, इंस्क्रिप्शन, यानी किसी मेमोरी को किसी परमानेंट सोर्स पर लिखना, उसको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन। तो सभा जो अपने डिसीजन होते थे वो कहाँ लिखते थे, इंस्क्रिप्शन, ताकि आगे की आने वाली जनरेशन को भी इससे क्या मिले, सीख मिले, और इसी प्रकार की चीज़ें आगे चलें। इन सब के अलावा सभा सीखा हमने, सभा के अलावा इंस्क्रिप्शन पता किया। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम। देखो, जो ट्रेडर लोग होते थे, व्यापारी लोग जो होते थे, वो एक इकट्ठा होकर एक समूह बनाते थे, एक एसोसिएशन करते थे, उसको बोला जाता था नगरम। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक टर्म सीखी थी, अर या कुछ भी बोलो, यू आर, वो कौन थे, किसान। इसके अलावा उन्हें वेलीला भी सीखा था, आप नोट करो, आप नोट नहीं, रिकॉल करो, पिछले वीडियो में वेलीला भी हमने सीखा था। जो धनाढ्य या संपन्न जो किसान होते थे उनको वेलीला बोलते थे। चलो वापस आइए। सभा एज कमिटी इरिगेशन
वर्क, यानी सभा जो होती थी वो क्या होती थी, एक कमेटी होती थी। और ये जो कमेटी थी ये क्या क्या वर्क देखती थी, इरिगेशन वर्क्स और इससे रिलेटेड अदर वर्क्स, जैसे गार्डन का काम, टेम्पल का काम, ये सारे काम देखती थी। अब इन सब चीज़ों का पता हमें कहाँ से लगता है, इन सब का पता लगता है इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में इनके द्वारा लिए गए डिसीजन रिकॉर्ड होते थे। तो उससे हम स्पष्ट पता कर सकते हैं इंस्क्रिप्शन में कि सभा के क्या काम रहे होंगे और कैसे ये अपना ड्यूटी या अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको परफॉर्म करते थे। सभा के पास एक कमेटी होती थी, सभा के पास क्या होती थी, कमेटी। अब कमेटी कैसे बनती थी, क्योंकि राजा के द्वारा ग्रांट तो बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन कमेटी में तो कुछ लोग होंगे, तो इसका एक प्रोसेस हुआ करता था। प्रोसेस में क्या होता था कि जैसे कोई मिट्टी का बर्तन होगा, कोई मिट्टी का बर्तन होगा। अब उस बर्तन में जो एलिजिबल लोग हैं, अब एलिजिबल कौन कौन है ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। जो एलिजिबल लोग होंगे उनके नाम की पर्ची इसमें डाल दी जाएंगी। अब कोई जवान लड़के को बोला जाएगा, वो इसमें से एक एक पर्ची उठाएगा, जिसका नाम आएगा उसी को कमेटी के लिए चुन लिया जाता था। आपको समझ में आ गया होगा। मिट्टी का बर्तन होगा, सभी एलिजिबल कैंडिडेट या योग्य उम्मीदवारों के नाम की पर्ची इसमें डाली जाएगी। किसी रेंडमली किसी एक लड़के को बुलाया जाएगा, वो इसमें से पर्ची उठाएगा, जिस पर्ची में जिसका नाम आया वो इस कमेटी का क्या होगा, मेंबर होगा। क्योंकि इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये सारे वर्क देखती थी। जिस प्रकार आज हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत समिति या गवर्नमेंट जो अलग अलग काम करती हैं, वो सारे काम सभा के द्वारा किए जाते थे। ये मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगली स्लाइड में। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेज, हु कुड बी मेंबर ऑफ ए सभा। वही चीज़ हमने अभी एक टर्म इस्तेमाल की थी, एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल यानी कौन कौन योग्य हो सकता है या कौन इसमें भाग पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो सारे कैंडिडेट मेंबर हो सकते हैं सभा के, कौन, जो कि मेंबर बनने का इच्छुक हो। लेकिन इच्छुक तो सभी होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस होंगी। उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, खुद की लैंड होनी चाहिए, और वो लैंड भी ऐसी होनी चाहिए उससे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए। यानी ओनर्स ऑफ लैंड, वो लैंड कैसी होनी चाहिए, विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, यानी उस लैंड से रेवेन्यू का कलेक्शन होता हो। अब रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे होता है, पहले राजा क्या करते थे, जैसे ये राजा है, यहाँ से ये ग्रांट कर देंगे, यहाँ एक जमींदार हो गया, सामंत हो गया, इसके अंडर में दुनिया भर के किसान होंगे। किसान क्या करेंगे, इनको टैक्स देंगे बड़े सामंत को। ऐसे बहुत सारे सामंत राजा के अंडर में होंगे, ये सारे सामंत अपना भी हिस्सा रखेंगे और कुछ हिस्सा राजा को देंगे। इस प्रकार राजा की क्या चलती थी, इकोनॉमी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी मैंने आपको, जब ये रेवेन्यू की बात आई तो मैंने आपको बता दिया। हैव दियर ओवन होम्स, इसके अलावा सेकंड कंडीशन, उसके अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र 35 से कम और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसको वेदों का नॉलेज होना चाहिए। वेद कितने हैं आप सभी को पता होगा, पिछली क्लास में हमने सीखा था। सभी की ड्यूटी है ये कि वेद सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा वेद के अलावा आप लिखेंगे कास्ट का जो वर्ग था, पता है ना कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा था, 4 वर्ग थे, 1 2 3 4, ब्राह्मण क्षत्रिय, वो सब मैंने बताए थे, वो सब आप नोट करेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलते हैं अगली स्लाइड में। ये 4 चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, इसके अलावा सभा का मेंबर वो आदमी बन सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते हैं, यानी प्रशासनिक जो काम होते हैं, उसका उसको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ वो ईमानदार भी होना चाहिए। ये हुई बात। सेकंड लास्ट क्या है,
ए मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर। इसके अलावा कौन हो सकता है कि कोई भी कमिटी, मैंने आपको कमिटी के बारे में बताया था, कमिटी में कैसे चुनते थे कि लोग, पहली बात तो कमेटी में कौन होंगे, कमेटी में वो सारे लोग होंगे जिनको राजा ने किसी प्रकार की ग्रांट दी है। अब कमेटी के मेंबर की वो कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होता था, मिट्टी का बर्तन होगा, इनके नाम की चिट होगी, इसमें से एक युवक उठाएगा, जिसमें जिसका नाम आ गया वो कमेटी का मेंबर होगा। तो ऐसे लोग जो कमेटी में 3 साल से ज़्यादा रहे हैं, कितने साल से, 3 साल से ज़्यादा, वो भी सभा के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा कौन नहीं बन सकता है, कोई ऐसा आदमी जिसने अपने अकाउंट्स की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यदि सबमिट नहीं की है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये हुआ आपका इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस में हु कुड बी ए मेंबर ऑफ द सभा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी स्लाइड अभी तक जो मैंने बताया ये समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो बार बार आप इस वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं और लिखें। लास्ट आपकी स्लाइड है चाइना अंडर द तांग डेंसिटी, यानी चाइना में भी एक डेंसिटी हुई थी, उसका नाम था तांग। ये कितने साल तक रही, 300 साल तक। कब, 7 से 10वीं। अब आपको याद आ रहा होगा 7 से 10वीं के समय हमारे यहाँ कौन थे, कोरिलेट करो, राष्ट्रकूट भी थे, गुजर प्रतिहार थे, चोल थे, पाल थे। तो उसी समय वहाँ चाइना में, आज का जो चाइना है, वहाँ कौन हुआ करते थे, तांग। ये 300 साल तक रहे। इन जो तांग डेंसिटी थी, इनकी कैपिटल थी जियान। और जियान को किन किन लोगों ने विजिट किया था, तुर्क मतलब जो टर्की की साइड से आए थे। अब आपकी ड्यूटी है, ये जितने कंट्री हैं इनको आप लोकेट करेंगे। तुर्क मतलब टर्की के आसपास का एरिया, ईरानियन मतलब ईरान, ईरानी लोग, इंडियंस जापान को लोकेट करेंगे, और कोरिया दोनों करेंगे आप, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। यहाँ के लोग जो तांग डेंसिटी की जो कैपिटल थी जियान, वहाँ विजिट करते थे। पर्पज क्या था, ट्रेड और कल्चर को प्रमोट करना, ट्रेड, कल्चर और रिलीजन को प्रमोट करना। तो हम तांग डेंसिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और इसी समय हमारे यहाँ मेजर डेवलपमेंट हुए थे। बड़ी बड़ी डेंसिटी यहाँ बड़ी बड़ी डेंसिटियों का एमरजेंस हुआ था, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तांग डेंसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की फीचर था, वो था ब्यूरोक्रेसी मतलब आपको समझ में आएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको समझा देता हूँ, आपके ग्राम पंचायत में पटवारी होगा, पटवारी से ऊपर गिरदावर होगा, तहसीलदार होगा, कलेक्टर होगा। ये सब क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप पुलिस महकमे में जाएंगे, आपके थाने में एसएचओ होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा। आप एसपी के बारे में पढ़ चुके हैं, आप डीआईजी, यानी ये जो हायरार्की है, इसके जो लोग हैं, जो सरकारी सेवक होते हैं, उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही वर्ग। इनका रिक्रूटमेंट होता था एग्जामिनेशन के थ्रू। कब की बात कर रहे हैं ये, 7 to 10th सेंचुरी, यानी 700 से 1000, यानी लगभग 1000 वर्ष पहले भी एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होता था, रिक्रूटमेंट होता था। जैसा कि आज ये चीज़ें ट्रेंड में हैं या प्रचलन में हैं। तो ये सब चीज़ें तांग डेंसिटी ने हजारों साल पहले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हमने हमारे चैप्टर को पूरा किया। थैंक यू वेरी मच।